नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। कम से कम कांग्रेस को समझ में आया कि सरकार जो है ईवीएम से जो खेल खेलती है। अचानक वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, पता नहीं कहां से लाखों वोट आ जाते हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक ईवीएम की जो कहानी सामने आ रही है वो बता रही है कि इस देश में शायद लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। चुनाव लड़ना बेकार है। छोटे छोटे राज्य जिता दिए जाते हैं जिससे आपकी जबान बंद हो जाए कि देखो झारखंड भी तो जीत गए, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र जहां से माल ज्यादा आ रहा होगा वहां पे केवल भाजपा जीतेगी। अब खड़गे जी ने कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह बड़े पैमाने पर राहुल गांधी अब ईवीएम के खिलाफ एक यात्रा निकालेंगे। देखना यह है कि देश का जनमानस जन आंदोलन के रूप में खड़ा होगा कांग्रेस के साथ। क्या ईवीएम से छुटकारा मिलेगा? जरूरी भी है। अगर लोकतंत्र बचाना है, दुनिया के किसी भी बड़े देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। जाहिर है ये बेईमानी का केंद्र है। लाल कृष्ण आडवाणी तक इसके विरोध में रह चुके हैं। ये सारी बातें कही आज अभय दुबे जी ने मेरे साथ बातचीत में, और ये बातचीत भी सामने आई कि देश में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारों की, नौजवानों की, पेपर होते नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, इसका सामना कैसा होगा करना होगा। तो जाहिर है बहुत बड़ी सवाल है जो आज हमने अभय दुबे जी से पूछे। मैं चलता हूं सीधे अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम ईवीएम के खिलाफ जो अभियान चलाने की बात अब खड़गे जी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद अब इनको समझ में आ गया कि हर चुनाव के बाद अगर रोना रोते रहेंगे, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अब बयान आ गया है खड़गे जी का कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक बड़ा व्यापक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ खड़ा किया जाएगा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से वोट चाहिए। और एक दो जगह नहीं, दसियों जगह देखा गया कि जहां बैलेट पेपर वोट पोस्ट हुआ, वोट डाले गए बैलेट पेपर से, वहां भाजपा हारी है। पोस्टल बैलेट में भी हम लोग देखते हैं चुनाव की मतगणना शुरू होती है, पोस्टल बैलेट निकलते हैं, बीजेपी हार रही होती है, बुरी तरह हार रही होती है, लेकिन जब ईवीएम की देवी मैया निकलती हैं तो फिर बीजेपी तमाम तरह से जीतती हुई नजर आ जाती है। बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। कई गांव ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां के लोग कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, पूरे गांव में एक भी वोट नहीं निकल रहा है कांग्रेस का। ऐसे तमाम राज ठाकरे भी हैरान है कि हमारे परिवार की वोट हमें नहीं मिले क्या। तमाम चीजें आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब एक बड़े अभियान का शुरुआत करने का फैसला किया है। क्या लग रहा है आपको, देश में क्या माहौल बना पाएगी कांग्रेस, और क्या ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है देश को? ये घोटाले जो हो रहे हैं चुनाव में, और ये कहा जा रहा है कि हम तो चुनाव जीत लेते हैं, भले उसके पीछे कितनी बेईमानी हो, कितना भ्रष्टाचार हो, राजीव कुमार जैसे नाकारा चुनाव आयुक्त हो, लेकिन बीजेपी कहती है हम तो चुनाव जीत लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस कामयाब हो पाएगी, विपक्ष कामयाब हो पाएगा? संजय जी, मैं तो इस प्रकार की घोषणा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं तो लंबे अरसे सोच रहा था कि भाई कांग्रेस कर क्यों नहीं रही है। कांग्रेस के जितने समर्थक हैं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं भाई। जब मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, कभी भी नहीं रहा। और कांग्रेसियों को याद है, दिल्ली के कांग्रेसियों को, खासतौर से जो लोग आला कमान में बैठते हैं, कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मैंने कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की कितनी छिलाई की थी। उस वक्त बीजेपी वाले मुझसे खुश रहते थे, लेकिन बाद में बीजेपी वालों को लगा कि जब मैंने मोदी जी की छिलाई करनी शुरू की तब फिर वो चौंके गए, तो कुछ मामला गड़बड़ है। बहरहाल उसको जाने दीजिए। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने बहुत देर से ही निर्णय लिया, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस अगर इस निर्णय को लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद लेती, देखिए उस वक्त पूरा विपक्ष जो है उछाल पर था, तो आज सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में यह कहने का मौका नहीं मिल पाता कि जब आप जीतते हैं तब आपको ईवीएम की याद नहीं आती, हारते हैं तो आप कहते हैं कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ की जा रही है। अच्छा, ईवीएम का मसला है, एलन मस्क तक नहीं कह दिया है कि ईवीएम बिल्कुल बेकार की चीज है, ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते। अमेरिका में भी वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। अमेरिका में भी कागज के मतपत्रों से ही चुनाव होते हैं। और देश के ज्यादातर बहुत सारे लोकतंत्रों में जहां पर चुनाव होते हैं वो कागज के मतपत्रों से चुनाव होते हैं। ईवीएम को भरोसेमंद नहीं माना जाता। प्रश्न इस बात का है कि, और दूसरी बात यह है कि ईवीएम को कितने तरीके से हैक किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। केवल एक तरीके से नहीं हैक किया जा सकता। जो नई शैली विकसित की गई है, नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, इसको मैं वोट इंजेक्शन कहता हूं। मैं ही नहीं कहता हूं, सिविल सोसाइटी के वे तमाम लोग जो इस अध्ययन मनन में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि बड़े चतुराई से, एक खास तरीके से एक निर्वाचन क्षेत्र की कुछ ईवीएम के अंदर
वोटों का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी वो वोट उसमें उसके अंदर बढ़ जाते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग को मौका मिलता है कि 2-2 बार, 3-3 बार जो है वो वोटों का प्रतिशत बढ़ाए। और जिन जिन प्रदेशों में वोटों का प्रतिशत काफी बढ़ाया जाता है, उसका फायदा हमेशा सत्तारूढ़ दल को प्राप्त होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ईवीएम से एक और बात होती है गलत, जो कि चुनाव की जो स्पिरिट है, चुनाव की, मतदान की जो गोपनीयता है, हमारी मतदान प्राथमिकता क्या है, उसकी गोपनीयता क्या है, वो गोपनीयता भंग होती है। सबसे बड़ी बात यह है। आप हैकिंग को छोड़ दीजिए, हैकिंग तो एक बात, अलग बात है, वोट इंजेक्शन को अलग रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम वोट डालने के लिए जाते हैं, किसी को क्यों पता लगना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया? ईवीएम के जरिए ये पता लग जाता है कि एक मतदान केंद्र में दरअसल वोट किसके लिए ज्यादा पड़े, किसके लिए कम वोट पड़े, क्योंकि हर ईवीएम की मशीन की अलग अलग गिनती होती है। उस गिनती से मालूम पड़ जाता है कि एक मतदान केंद्र में दरअसल वोटिंग का रुझान क्या रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसके पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं और जो बड़ा नियोजित तरीके से सारे काम करती है, उसे लग जाता है कि ये मतदान केंद्र हमारे पक्ष में है, ये मतदान केंद्र हमारे विपक्ष में है, या ये मतदान केंद्र बीच में है। वो उसी के हिसाब से उन मतदान केंद्रों के साथ जुड़े हुए जो इलाके होते हैं, वहां पर राजनीतिक काम की शुरुआत करती है। ये पन्ना प्रमुख का आइडिया कहां से आया है? आपने कभी भी, जब तक ईवीएम नहीं थी, तब पन्ना प्रमुख का आइडिया सुना आपने कभी? ये पन्ना प्रमुख का आइडिया इसी जो मतदान की जो स्पिरिट है, गोपनीयता की स्पिरिट, इस स्पिरिट के भंग हो जाने के गर्व से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख का आइडिया जनरेट किया है। इससे पहले पन्ना प्रमुख नहीं होता था, क्यों? किसी को पता ही नहीं चलता था। सारे वो जो मतदान पेटियां होती थी, एक जगह लाई आती थी मतगणना केंद्र में, एक बहुत बड़े बर्तन, एक बहुत बड़े पात्र में सारे के सारे पेटियां पलट दी जाती थी, सारे मत जो है मिला दिए जाते थे आपस में, और सारे मत मिलाने के बाद में फिर उसकी गिनती होती थी किस पार्टी को कितने मत मिले। ये तरीका होता था गिनती का, उसमें थोड़ी देर लगती थी उसके अंदर, लेकिन ये किसी को नहीं पता लग पाता था कि किस इलाके में किस पार्टी के पक्ष में मत पड़े हैं, किस पार्टी के पक्ष में मत नहीं पड़े हैं, ये पता नहीं लगता था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। इस दृष्टि से ईवीएम को, संविधान का, ईवीएम का पूरा बंदोबस्त जो है वो दरअसल संविधान का उल्लंघन भी है। वो हमारे मत की गोपनीयता को एक खास तरीके से भंग कर देता है, कि व्यक्तिगत मत की गोपनीयता को नहीं, लेकिन एक पूरे मतदान केंद्र के मतों की जो गोपनीयता होती है वो ईवीएम से भंग हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा दोष है। उसके बाद में अब ये चुनाव आयोग ने जिन चीजों का आज तक कोई फैसला नहीं दिया है, आज तक हम लोगों को कोई भरोसेमंद तर्क नहीं दिया है, वो ये है कि भाई ये मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये किस तरह होता है। ये तमाम गड़बड़ियां इसके अंदर मौजूद हैं और इनका कोई चूंकि निदान नहीं है, इसलिए सबसे बेहतर यह है कि ईवीएम को हटा दिया जाए और हम लोग दोबारा कागज के मतपत्र की तरफ लौटें। कोई भी व्यवस्था 100% परफेक्ट नहीं होती है, 100% संपूर्ण नहीं होती है। कागज के मतपत्र के जरिए मतदान होने के अंदर भी समस्याएं हैं। फिर उसी तरीके से जो सेशन के जमाने में होता था, उसी तरीके से पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी और चुनावी टेक्नोलॉजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, ताकि मतदान, लोग मतपेटियां लेके भागे ना। पहले ये होता है लोग मतपेटी लेके भागे चले जा रहे, पानी डाल देते थे, आग भी लगा देते थे और कब्जा कर लिया उस पर, और वहां वोट छाप के डाले जा रहे हैं। फिर इन सब चीजों के खिलाफ पेशबंदी करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो करना बहुत आसान है। सेशन के जमाने के बाद में ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह लगभग तकरीबन नामुमकिन हो गया था। फिर ये ईवीएम वगैरह, ईवीएम सब लोग नाराज रहे। लालकृष्ण आडवाणी ईवीएम से नाराज थे, जीवीएल नरसिंह राव ने ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी, इसकी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, और अब तो सारा विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है। राहुल गांधी जो कैंपेन चलाने के लिए जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जैसी कैंपेन, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और राहुल गांधी इस तरह की कैंपेन चलाने में काफी माहिर भी हैं, ये वो दिखा भी चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये कैंपेन केवल कांग्रेस की कैंपेन नहीं रहेगी, इसमें दूसरे विपक्षी दल भी शामिल होंगे, और पहला बड़ा विपक्षी नेता तो शरद पवार हैं, जिन्होंने तुरंत उसका समर्थन दे दिया, शरद पवार ने इसको। तो मुझे लगता यह है कि जब भी राहुल गांधी ये करने की शुरुआत करते हैं, ये भारत के चुनाव सुधारों के इलाके में, चुनाव सुधारों के संदर्भ में
और भारतीय लोकतंत्र को और बेहतर बनाने के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस कैंपेन को परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी इसमें जनता भी जुड़ेगी, वो तमाम लोग जुड़ेंगे जिन्होंने वोट डाले लेकिन परिणाम उनके मुताबिक नहीं निकले। अगर विपक्ष इसके इर्द गिर्द एकताबद्ध हो पाया तो मेरा तो मानना यह है कि कैंपेन के पहले दौर में ही सुप्रीम कोर्ट और सारे जो संस्थाएं हैं वो इस बात पर और ज्यादा गंभीरता पूर्वक गौर करना शुरू कर देंगी और बहुत मुश्किल होगा इस कैंपेन को झुटला पाना, इस कैंपेन को परास्त कर पाना। देखो ठीक कहना है भाई जी, लेकिन काफी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी की गई कि ईवीएम को प्रतिबंधित किया जाए, ईवीएम को रोका जाए। अब समझ में आ रहा है कि चंद्रचूड़ साहब वो गणेश जी की आरती में तब मगन थे कि वो याचिकाओं पे कोई फैसला हो नहीं सकता। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खन्ना साहब कुछ विचार करेंगे कि देश का लोकतंत्र क्या चाहता है, हकीकत क्या है, इस पे कोई विचार होगा सुप्रीम कोर्ट में? जनता का दबाव आएगा, जब देखा जाएगा कि सड़कों पे लोग उमड़ रहे हैं और लगातार खबर है, दिन रात उसके ऊपर बहस हो रही है, नए सिरे से फिर से बहस शुरू होगी। चुनाव आयोग को अभी चुपचाप बैठा हुआ है, निकल के वो आएगा, वो भी अपनी दलीलें देगा, फिर उन दलीलों के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। एडीआर जैसे संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे संगठन है और नागरिक अधिकार संगठन है, भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा करने का दावा करने वाले संगठन है, वो सब निकल के सामने आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कैंपेन की चर्चा होगी। ऐसा तो ना कि भारत में ही केवल चर्चा होकर रह जाएगी, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है भाजपा वाले बहुत शोर मचाएंगे और भाजपा वालों का शोर बहुत ऊंची आवाज में सामने आएगा, वो बहुत शक्तिशाली भी हैं, मीडिया पे उनका कब्जा है, सोशल मीडिया पे भी उनके लोग हैं, वो सब बहुत हंगामा करेंगे, एक्स के ऊपर बहुत हंगामा होगा, गाली गलौज भी होगी, वो सब होगा, वो सब झेलना पड़ेगा, उसका सबका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन इस मुहिम में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल लेने की संभावनाएं हैं। ये मुहिम भारतीय जनता पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को ये मुहिम काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसमें संघर्ष बहुत होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, टकराव बहुत होगा। हाँ, उस टकराव में भाजपा को मुश्किल होगी, क्योंकि ये सवाल कोई ऐसा भाई सवाल तो ये है कि भाई चुनाव को क्यों स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए। फिर एक दो पक्ष बन जाएंगे, एक ईवीएम समर्थक वाले, ईवीएम विरोधी, दोनों के बीच में चर्चा होगी, विवाद होगा, दोनों के बुद्धिजीवी निकल के आएंगे, तकनीकी एक्सपर्ट निकल के आएंगे, तो काफी मतलब एक नए किस्म का माहौल उससे बनेगा। देखो ठीक कह रहे हैं कि लोग आएंगे सामने, लेकिन लोग तो एक और मुद्दे पर आ रहे हैं। देश में मैं कहीं जाता हूँ, अभी दिल्ली से लौटा हूँ, आज देखता हूँ कि जहां भी लोग मुझे मिलते हैं एक बड़ी संख्या जो होती है, बड़ा तबका होता है, उसमें बेरोजगारों का होता है। आंखों में सपने होते हैं, मानसिक तनाव होता है कि कैसे अपनी जिंदगी चल नहीं रही, परिवार कैसे चलाएंगे, शादी कैसे कर ले, बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, परिवार तो कहाँ जाएंगे। ये देश एक, मुझे लगता है, बारूद के मुहाने पर है। बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, नौजवान जिस तरह हताश हैं, परेशान हैं, तमाम नौकरियां खत्म हो रही हैं। भास्कर ने एक बढ़िया सीरीज शुरू भी की है बेरोजगारों के ऊपर, लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री तो कहते हैं पकौड़े तल लो, पकौड़े तलना भी रोजगार होता है। सरकार मानने को तैयार ही नहीं होती है कि बेरोजगारी कोई चीज है। वो तो कहते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ हरा हरा है। आप क्या मानते हैं अभय जी, जो बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, या तो पेपर होते नहीं है, होते हैं पेपर लीक कर दिए जाते हैं, रिजल्ट रोक लिए जाते हैं, तमाम धांधलियां सामने आती है, तो एक नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। क्या करेंगे नौजवान, कहां से आएंगे रोजगार? अभी आपने भास्कर का जिक्र किया, एक छोटी सी मेरी पर्सनल हिस्ट्री का पीस भी है इसमें जुड़ा हुआ, जिसको मैं कई बार लोगों को सुनाता हूँ। शायद मैंने 4 PM पे सुनाया, एक बार फिर वक्त आ गया है उसको एक बार मैं फिर कहूँ। तो याद पड़ता है कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो उसके वित्त राज्य मंत्री थे यशवंत सिन्हा के साहबजादे जयंत सिन्हा। वो अमेरिका में हैज फंड चलाते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। तो जाहिर है विदेश में पढ़े लिखे हैं, अर्थशास्त्र में उनकी डिग्री है, और वो अमेरिका में हैज फंड चलाते थे, तो अर्थशास्त्र के मामलों में कुशल थे। तो उनको मोदी जी ने वित्त राज्य मंत्री बनाया था उनको। तो वो आए एबीपी चैनल में, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसमें मुझे ही बुलाया गया, मैं भी गया। तो उनके साथ हम लोग सवाल जवाब कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सिन्हा साहब, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। तो हल्के से चौंके, मुस्कुराए, क्या? नहीं, वो टाइम बम बेरोजगारी का है। ये बात मैं 2015 की बता रहा हूं आपको। हमने ये वो टाइम बम बेरोजगारी का है। आप बताइए, आपके पास इस टाइम बम को डिफ्यूज करने के क्या तरीके?
तो उन्होंने मेरी बात का खंडन नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं बेरोजगारी। वो तरह तरह के तर्क देते रहे, लेकिन जाहिर है कि वो तो सरकार में थे तो उन्हें कुछ ना कुछ सरकार के पक्ष में कहना ही था। सरकार के पक्ष में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह है कि हर 100 आदमी में केवल 3 लोग बेरोजगार हैं। अब आप सोचिए, सरकार कह रही है कि हर 100 लोगों में केवल 3 लोग बेरोजगार हैं। फिर समस्या क्या है? अभी आपने भास्कर, हाँ, बाकी सबको रोजगार है, सरकार ये कह रही है। अभी भास्कर में एक रोजगार का महासंकट, अभी आपने जिक्र भी किया, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में मैं 4 PM के जरिए भी दर्शकों के पास जाए कि लोग उसको पढ़ें और समझे कि मामला है क्या। भास्कर में बड़े सरल भाषा में, हिंदी में, ये चीजें अंग्रेजी में ज्यादा छपती हैं तो कम लोगों के पास पहुंचती हैं, बहुत सरल भाषा में एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित हो रही है जिसका शीर्षक है रोजगार का महासंकट। उस श्रृंखला का पहला हिस्सा आज प्रकाशित हुआ है। मैं आपको केवल उसका एक छोटा सा पैराग्राफ, इसको पढ़ने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुनिए आप, इसका शीर्षक सुन लीजिए। शीर्षक है बेबस बेरोजगार, कोई काम को तरस रहा तो कोई कमाई को। इसका मतलब समझने की जरूरत है। बेरोजगारी का संकट केवल उन लोगों को नहीं सता रहा है जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का संकट उन लोगों को भी सता रहा है जिनको दरअसल बारोजगार माना जाता है, जिनको माना जाता है कि वो रोजगार शुदा है। मतलब वो क्यों है, आप देखिए। शुरू होती है खबर, जब भी भर्ती निकलती है तो एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। क्लर्क, चपरासी और सफाई कर्मी जैसी नौकरियों के लिए MA PhD वाले भी कतार में खड़े नजर आते हैं। मगर सरकारी पैमाना कुछ ऐसा है कि उसके मुताबिक कामकाजी आबादी में हर 100 में केवल सिर्फ 3 लोग बेरोजगार। क्यों? हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम कर लिया तो सरकार की नजर में आप बेरोजगार की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। बेबसी सिर्फ ये नहीं है कि बेरोजगार ज्यादा है, एक बड़ा दर्द ये भी है कि जो लोग रोजगार हैं उनमें भी 78% की कमाई 14,000 रुपए महीना भी नहीं है। 78% की। और इसी में उन्हें अपना पूरा परिवार पालना है। कमाई करने वालों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी स्वरोजगार करने वालों की है, मगर इनकी औसत मासिक आमदनी नौकरी पेशा वालों के मुकाबले 7,423 रुपए कम है। नौकरी पेशा लोग हर महीने औसतन 20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। 23 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। लाखों भर्तियां पेपर लीक में फंसी हुई हैं। ये हालत है। अब देखिए, देश में 2 तरह से बेरोजगारी नापी जाती है। पहला, सामान्य स्थिति, इसमें साल के 365 दिनों में 30 दिन से ज्यादा इसने काम किया है, उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। यानी जो 11 महीने बेरोजगार है, केवल 1 महीने इसको रोजगार मिला है, उसको सरकार बेरोजगार नहीं मानती। दूसरा, चालू सप्ताह की स्थिति, इस सप्ताह में किसी भी दिन अगर 1 घंटा भी काम लिया तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जबकि आप दुनिया के दूसरे देशों में देखिए, अमेरिका में स्थिति क्या है। अमेरिका में अगर पिछले 4 हफ्तों में सक्रिय रूप से आपने काम की तलाश की है और वर्तमान में काम के लिए उपलब्ध है तो आपको बेरोजगार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है लेकिन उसे वापस बुलाए जाने की उम्मीद है तो भी उसे बेरोजगार माना जाएगा। यानी भारत के नियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो की संहिताएं हैं उसके मुताबिक भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 से 74 साल का जो व्यक्ति रोजगार में नहीं है उसे बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। मैं सिर्फ ये सब बता रहा हूं आपको कि भारत में रोजगार और रोजगार होना, रोजगार प्राप्त करना और बेरोजगार होना की कैटेगरी में जो एक चालाकी से फेरबदल किया गया है उससे वो सरकारी आंकड़ा पैदा होता है कि हर 100 आदमियों में केवल 3 आदमी ही बेरोजगार हैं। अच्छा, जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो मानती ही नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है, वो इस मुद्दे को नहीं मानती। आप भाजपा के नेताओं से बात करें तो मुस्कुरा देते हैं, वो कहते हैं अरे आप क्या बात कर रहे हैं, छोड़िए सब ये पुरानी घिसी पिटी बातें हो गई। वो कहते हैं सब वामपंथियों की दिमागी खपत है रोजगारी की बातें करना। इसका वामपंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका कोई वामपंथी देश नहीं है। जो विश्व श्रम संगठन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई वामपंथियों का संगठन नहीं है। तो देश में बेरोजगारी प्रचंड संकट का रूप ग्रहण कर चुकी है, वरना देश का सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार ये 5 खंडों की श्रृंखला ना चलाता होता। मैं जब भी बेरोजगारी पे कोई लेख लिखता हूं सबसे तुरंत मेरा लेख छप जाता है। राजनीति से दूसरे विषय पर अगर मैं लेख लिखूं
तो अखबार वाले छापने में थोड़ा देर भी लगती है, 3-4 दिन मुझे इंतजार करना पड़ता है कि अब लेख आएगा, अब लेख आएगा। लेकिन बेरोजगारी लेख उसी दिन छपता है, ये स्थिति है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसी चीज है जो 2029 में जब भी लोकसभा चुनाव होगा या उससे पहले मध्यावधि चुनाव होगा, मौजूदा सरकार, तत्कालीन सरकार, चाहे उसके प्रधानमंत्री मोदी हो या उनका प्रधानमंत्री कोई और भाजपा का नेता हो या और कोई नेता हो, उसको बेरोजगारी के चलते बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात पहली बात सरकार जी सरकार को समझ में नहीं आ रही है, सरकार को समझ में नहीं आ रही है कितना ज्यादा आ रही है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये जो लाड़की योजना है, भाऊ योजना है, ये सब क्या है? मतलब ये इस बेरोजगारी के चलते हुए लोगों की आमदनियां कम हो रही हैं, जो रोजगारशुदा लोग भी बहुत कम कमा रहे हैं, इनके चलते जनता में रोष पैदा ना हो, इसलिए यही सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये सब टुकड़े जनता के सामने फेंके जा रहे हैं, इसीलिए फेंके जा रहे हैं। कब तक देते रहेंगे आप 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी? कब तक यही खेल है, खेल ही ये है कि ये इसी तरह से चलता रहेगा मामला। ये मानते हैं कि धीरे धीरे ऐसा भी मुफ्त अनाज तो देंगे ही देंगे, फिर राज्यों के स्तर पर इस तरीके की योजनाएं होंगी। अब बहुत सी महिलाओं को महाराष्ट्र की, जिनको लाड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए महीना मिल रहा होगा, उसमें बहुत से परिवार मुफ्त अनाज भी प्राप्त कर रहे होंगे। आप सोचिए, वो मुफ्त अनाज भी प्राप्त कर रहे हैं, लाड़की बहन योजना के तहत उनको 1,500 रुपया भी मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत भी कुछ वो फायदा उठा रहे होंगे। तो इस तरीके से कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार ने एक विश्लेषण करके बताया है कि कोविड के दौरान, उसके बाद कोविड के दौरान और उससे पहले जो नोटबंदी हुई थी वो, और फिर जीएसटी के गलत कार्यान्वयन के कारण देश की जनता को जो नुकसान हुआ है, अगर सारे नुकसान को आप जोड़ दें तो वो उस फायदे से कई गुना ज्यादा है जो इस प्रकार की योजनाओं के जरिए जनता को पहुंचाया जाता है। अगर इस प्रकार की योजनाओं के जरिए जनता को 1 रुपया दिया जाता है तो इन नुकसानों के कारण जनता की जेब से 5 रुपए निकल गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें फायदा ही फायदा है। जो पूरी बात है उसको फायदा ही फायदा है। 5 रुपए तो निकाल लिए, 1 रुपया दे दिया। पता नहीं सरकारों को कब समझ में आएगा। लेकिन अभय जी, चलते चलते मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा, शिंदे साहब ने सरेंडर कर दिया, बड़े ज्ञानी की तरह कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ने बड़ा एहसान किया था, 2.5 साल तक खड़े रहे अमित शाह और मोदी जी, जो आपका आदेश हजूर। तो 2 दिन तक क्या कर रहे थे शिंदे साहब? 2 दिन तक इतने बगावत के सुर के मांग रहे थे कि गृह मंत्रालय मिल जाए, 2-3 मंत्रालय और मिल जाए। आज महायुति की सब बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मुझे वही बात सही लग रही है। मुझे यही लगता है कि वो शुरू से जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना अच्छा है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाने से, अपना मुख्यमंत्री बनाने से आप नहीं रोक सकते। तो इस तरह के फिल्मी कुछ विवाद खड़ा करने से, कुछ सौदेबाजी करने से, कुछ नाराजगी दिखाने से, मीटिंगें करने से, बयानबाजी करने से आपकी जो बनने वाली सरकार है उसके अंदर आपको कुछ बेहतर जगह मिल जाए, सत्ता के बंटवारे में आप थोड़े से अपेक्षाकृत फायदे में रहें, इसके अलावा और कोई इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई इस योजना रही होगी। क्योंकि तो पहले दिन से ही तय था कि ये ज्यादा रोक नहीं पाएंगे भाजपा के बंदे को मुख्यमंत्री बनने से। और भाजपा के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग थे जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, क्योंकि परिणाम इतना जबरदस्त रहा तो वो भी चुप हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी जगह बनी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया। थैंक यू। ये था अभय जी, पूरी बातचीत सुनी, मुझे यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।